देखिए ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कैमरा जीवी हैं। ये वहां भी कैमरा लेकर चले जाते हैं जहां पर जनाजा उठता है, ये वहां पर भी कैमरा लेकर जाते हैं जहां पर शमशान में किसी को जो है अग्नि दी जाती है। तो सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैमरे में बने रहना चाहते हैं। अगर उन्हें देश के बारे में इतनी चिंता होती तो मैं कह रहा हूं कि 15 लाख रुपए आज गरीब के खाते में आ जाते। तो मैं ये पूछना चाहता हूं, आज मानसून सत्र हुआ या मानसून सत्र में सवाल उठने लगे, वहां भी मोदी जी है, वहां भी अपनी उन्होंने बातें रखी। स्मृति ईरानी का जहां तक सवाल है वो उन्होंने भी बात रखा, तमाम लोग बातें रखे। लेकिन मेरा सीधा सवाल ये है कि हिंसा होती है, अगर 1 की मौत हो या 10 की मौत हो, मौत बराबर है। हाँ, इसमें कोई शक नहीं कि जो मणिपुर में हो रहा है वो भी गलत है, लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं कि पश्चिम बंगाल और बिहार में जो हो रहा है वो भी सरासर गलत है। क्या कहना? नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। आज का मुद्दा जो लगातार इस वक्त उठता हुआ दिखाई दे रहा है, देखिए आज का दिन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि आपको बता दें कि साल 2023 के मानसून सत्र की शुरुआत हो चुकी है। संसद भवन में जिस तरह से अब विपक्ष लगातार आवाज उठाता हुआ दिखाई दे रहा है, हर किसी को उम्मीद थी कि मानसून सत्र की जब शुरुआत होगी तो विपक्ष का जो मुद्दा होगा वो शायद यहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आज जिस तरह से विपक्ष मणिपुर में हो रही हिंसा को लेकर सीधे सीधे मोदी सरकार को घेरने का काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। सवाल लगातार ये उठ रहा है कि क्या अब मणिपुर में हो रही हिंसा मोदी लहर को खत्म करने की सबसे बड़ी वजह बनती हुई दिखाई दे रही है और इसीलिए अब मजबूर होकर आखिरकार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुद सामने आना पड़ा। खुद उन्हें अपनी कह सकते हैं वोटों को बचाने की जो जद्दोजहद है वो खुद करनी पड़ी, क्योंकि इससे पहले ये कोशिश केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कर चुके थे, यहां पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा भी कर चुके थे। लेकिन जिस तरह से लगातार मणिपुर में हो रही हिंसा के चलते बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू होती हुई दिखाई दी और अब मैदान में खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उतरना पड़ा। सवाल लगातार ये उठ रहा है कि मणिपुर में जिस तरह से लगातार हिंसा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और आज हमने मणिपुर की एक ऐसी शर्मनाक तस्वीर देखी जिसने पूरे देश को एक बार फिर से शर्मसार कर दिया। सवाल लगातार ये उठ रहा है कि इस तस्वीर के बाद अब आखिरकार साल 2024 में होने वाले चुनाव में आखिरकार किसका पलड़ा भारी होगा। एनडीए वर्सेस इंडिया शुरू हो चुका है और आज इस खास प्रोग्राम में इसी को लेकर हम चर्चा करने वाले। यहाँ पर देखिए मेरे साथ मेरे दोनों सहयोगी आसिफ और राहुल दोनों मौजूद हैं। यहाँ पर अगर बात करें तो कहीं ना कहीं ये एनडीए के पक्ष में कहीं ना कहीं उतरते हुए नजर आ रहे हैं और ये इंडिया के पक्ष में, लेकिन समझने की जरूरत ये है कि क्या वाकई में जो दावे यहाँ पर एनडीए वर्सेस इंडिया करता हुआ दिखाई दे रहा है साल 2024 में वो सच साबित होते हुए दिखाई देंगे। और शुरुआत देखिए यहाँ पर मैं राहुल सर से करना चाहूंगी। देखिए जिस तरीके से आज मणिपुर की एक बेहद ही शर्मनाक तस्वीर सामने आई, शर्मनाक कहे भयावह कहे जो भी शब्द दे दे, इस तस्वीर की जितनी निंदा की जाए वो वाकई में शर्मनाक है। लेकिन अभी भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सिर्फ और सिर्फ ये कहते हैं कि दोषियों को सजा होगी। किस तरह से आप इस बयान को देखते हैं? जी बहुत बहुत शुक्रिया। और देखिए जो मणिपुर से जो वीडियो निकलकर सामने आया है उस वीडियो पर कहने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है, या मैं यूं कहूं तो शब्द कम पड़ जाएंगे, क्योंकि इस तरह की जो घटनाएं हैं वो पूरे देश को शर्मसार तो करती हैं। लेकिन सवाल हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी खड़े होते हैं। ये तो वही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है ना जो आजादी के वक्त में लाल किले से खड़े होकर महिला सुरक्षा की बात करते हैं। ये वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है ना जिनका नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का। ये वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं जो महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं। हम क्या देख रहे हैं कि मणिपुर में जो घटना घटी है वो 1 हफ्ते की घटना नहीं है, वो 2 दिन की घटना नहीं है। मणिपुर इतने समय से जल रहा है लेकिन गृह मंत्रालय को कोई सुध नहीं है। बार बार विपक्षी पार्टी के नेता ये सवाल कर रहे हैं। आज कांग्रेस पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, आज कांग्रेस पार्टी ही नहीं तमाम विपक्ष पार्टी का मैं जिक्र करूं, वो बोल रहे हैं कि भैया गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी अमित शाह जी के ऊपर है, लेकिन अमित शाह को कोई सुध नहीं। क्यों? क्योंकि सरकार आपकी वहां पर है, आपके वहां पर मुख्यमंत्री है। और इस तरह की घटनाओं का सामने आना ये बताता है कि लोकतंत्र खतरे में। और देखिए सबसे बड़ी बात है, अगर पक्ष और विपक्ष की बात करें, मेरा पक्ष देश के साथ है, मैं देश की जनता के साथ हूं। सरकार देखिए चाहे कोई भी हो, चाहे एनडीए की सरकार हो, चाहे यूपीए की सरकार हो, सरकार काम करेगी तो वाहवाही होगी और सरकार के
मौजूदा वक्त में इस तरीके के हालात होंगे तो सरकार से सवाल पूछा भी जाएगा। लेकिन आप 2014 के बाद की तस्वीर को देखिए, 2014 के बाद लोकतंत्र रहा कहां गया है। आप सरकार से सवाल पूछेंगे, किसान जब सड़क पर उतरता है लाठियां खाने को मिलती हैं। राहुल गांधी सवाल पूछते हैं, आप संसद सदस्यता छीन लेते हैं। आप सवाल स्मृति ईरानी से पूछा जाता है महंगाई को लेकर, आप एक पत्रकार की नौकरी खा लेते हैं। आपने खाने का ही तो काम किया है भैया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिनके ये शब्द हैं, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, लेकिन तस्वीर जो है वो तो यही बता रही है कि आप खा भी रहे हैं और खिला रहे हैं। खा तो खुद रहे हैं, खिला अपने मित्रों को रहे ना, अडानी और अंबानी को खिला रहे हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आज के वक्त में ये सिलेंडर वाली मैडम जो उठकर चली आई है, स्मृति ईरानी, मैं देख रहा हूं उनका एक ट्वीट सामने आया है, बहुत बड़ी बड़ी बातें महिलाओं को लेकर कर रही हैं। दरअसल ये लोग एजेंडाधारी हैं, इनका मकसद केवल यही रहता है जब मामला ऊपर बढ़ जाए तब महिलाओं के मुद्दों पर बोलो। जी देखिए आसिफ, यहाँ पर जिस तरीके से राहुल सर का साफ तौर पर कहना है कि जो इस वक्त सरकार है वो कहीं ना कहीं जानबूझकर मुद्दे को भुनाने की कोशिश करती है। साल 2014 के बाद की तस्वीर यहाँ पर दिखाने की कोशिश करते हुए नजर आए। तो आपसे सवाल सीधा यही रहेगा कि साल 2014 से पहले की जो तस्वीर है क्या वो बहुत ज्यादा खूबसूरत थी, क्योंकि विपक्ष लगातार ये दावा करता हुआ नजर आ रहा है। नहीं देखिए, राहुल से जो कह रहे हैं गलत नहीं है, लेकिन ये भी तो गलत नहीं है ना कि आप बिहार में भी तो हिंसा हुई, हिंसा तो हिंसा होती है। चलिए ठीक है, मणिपुर में हुआ, दर्दनाक है और शर्मनाक है, ठीक है मैं मानता हूँ गलत है, लेकिन सरकार कार्रवाई कर रही है। मोदी जी भी आज चुप्पी तोड़े, लेकिन सवाल ये हिंसा तो हिंसा होती है। बंगाल में हुआ तो फिर ममता बनर्जी को इस्तीफा देना चाहिए, फिर बिहार में हुआ तो नीतीश कुमार को देना चाहिए। वहाँ तो मौतें भी हुई, वहाँ भी लोकतंत्र की दिन दहाड़े हत्या हुई। तो सवाल बिल्कुल राहुल का सही, ठीक है, लेकिन सवाल ये भी कहीं से गलत नहीं है कि जब 2 राज्यों में जब हिंसा हुई तो फिर वहाँ ममता बनर्जी या फिर नीतीश कुमार ने इस्तीफा क्यों नहीं दिया। तो सिर्फ अगर मोदी राज्य में या फिर कोई ऐसे राज्य में जहाँ बीजेपी की सरकार है, फिर वहाँ के सीएम का इस्तीफा क्यों मांगा जा रहा है। फिर वहाँ भी मांगा जाना चाहिए जहाँ बीजेपी की सरकार नहीं, गैर पार्टी की सरकार है, जैसे कि ममता बनर्जी टीएमसी है और जेडीयू की सरकार है, तो उनसे सवाल होने चाहिए। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, आज मानसून सत्र हुआ या मानसून सत्र में सवाल उठने लगे, वहां भी मोदी जी है, वहां भी अपनी उन्होंने बातें रखी। स्मृति ईरानी का जहां तक सवाल है वो उन्होंने भी बात रखा, तमाम लोग बातें रखे। लेकिन मेरा सीधा सवाल ये है कि हिंसा होती है, अगर 1 की मौत हो या 10 की मौत हो, मौत बराबर है। हाँ, इसमें कोई शक नहीं कि जो मणिपुर में हो रहा है वो भी गलत है, लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं कि पश्चिम बंगाल और बिहार में जो हो रहा है वो भी सरासर गलत है। क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल प्रज्ञा, आशिफ सर बहुत सही बात बोल रहे हैं कि अगर बंगाल में हिंसा होती है तो ममता बनर्जी की जवाबदेही है, अगर बिहार में हिंसा होती है तो वहां के मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है। और बहुत बारीकी से उन्होंने बताने की कोशिश भी की, केवल ये एक केंद्र का मुद्दा नहीं है, राज्यों में अगर इस तरह की घटनाएं होती हैं तो वहां से भी जो है उनके मुख्यमंत्रियों से बात की जानी चाहिए। लेकिन देखिए एक सबसे बड़ी बात क्या है कि मणिपुर का जो हम जिक्र कर रहे हैं, जिस तरह से आशीष सर भी अभी जिक्र कर रहे थे कि मणिपुर में जो हालात है वो आज के खराब नहीं। देखिए मणिपुर जैसी घटनाएं ये सवाल खड़ा करने पर मजबूर कर देती हैं कि जिस लोकतंत्र की हम दुहाई देते हैं, जिस कानून व्यवस्था की हम दुहाई देते हैं, या संविधान की जिस तरीके की हम बातें करते हैं, क्या वो अभी मौजूदा वक्त में है। सिलेंडर वाली मैडम का मैं जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि स्मृति ईरानी को आज नजर आ रहा है महिलाओं का दर्द, उस वक्त नजर नहीं आ रहा था जब मणिपुर में हिंसा की शुरुआत हुई थी, जब वहां पर जो मजलूम लोग हैं, जो परेशान लोग हैं, उनके घरों को जला दिया जा रहा था, उनकी नौकरियां छीन ली जा रही थी, वहां पर इस तरह की, तब स्मृति ईरानी को दर्द नजर नहीं आया। तब भारतीय जनता पार्टी के उन तमाम नेताओं को देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो आईटी सेल है, भारतीय जनता पार्टी के ये तमाम विधायक, सांसद, ये तब मौजूद हो जाते हैं एक साथ जब मुद्दा गांधी परिवार से जुड़ा हो, जब मुद्दा विपक्ष से जुड़ा हो। आप देखिएगा कि गलती से एक शब्द बोल दिया था अधीर रंजन चौधरी ने, देश की राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी बोल दिया था, हालांकि माफी मांगी थी कि भैया वो कहने का मतलब नहीं था। यही स्मृति ईरानी, यही सिलेंडर वाली मैडम सड़क से संसद तक जो भौकाल मचाती है, उसके बाद की तस्वीर आपने देखी थी, हम सब जानते हैं। एक फूल का बुके लेकर जाती हैं, राष्ट्रपति जी के साथ तस्वीर खिंचवाती हैं, हंसी हा करती हैं, चली आती हैं। अरे इतना ही दर्द आपको है तो भैया आपको उस वक्त तब नजर नहीं आया जब देश में नई संसद भवन बनकर तैयार हुई, उस वक्त तो आपने राष्ट्रपति को नहीं बुलाया, या राष्ट्रपति को आप तब कब बुलाते हैं जब मोदी सरकार कई बड़े बड़े आयोजन करती है। देखिए ये वो वाली सरकार है जिनका हेड भी है और टेल भी है, यानी कि चिट और पट दोनों मेरा रहेगा। लेकिन आज सवाल देश की जनता पूछ रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अगर ये कह रहे हैं कि कार्रवाई होगी, सजा मिलेगी, सजा मिलने से कुछ नहीं होगा। मोदी जी आपको उन तमाम लोगों को आर्थिक पैकेज देना पड़ेगा जिन लोगों के घर जल गए, जिन लोगों की नौकरियां चली गई, जो बच्चे अनाथ हो गए। और यही हादसा उड़ीसा में हमने देखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी
बाद में फोन पर बातचीत कर रहे थे। देखिए, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कैमरा जीवी हैं। ये वहां भी कैमरा लेकर चले जाते हैं जहां पर जनाजा उठता है, ये वहां पर भी कैमरा लेकर जाते हैं जहां पर शमशान में किसी को जो है अग्नि दी जाती है। तो सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैमरे में बने रहना चाहते हैं। अगर उन्हें देश के बारे में इतनी चिंता होती तो मैं कह रहा हूं कि 15 लाख रुपए आज गरीब के खाते में आ जाते। देखिए सर, यहाँ पर जिस तरीके से राहुल सर ने कहा कि नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो कैमरा जीवी हैं, लेकिन ऐसा ही तो कहीं ना कुछ आजकल राहुल गांधी भी करते हुए नजर आ रहे हैं। संसद में नहीं जा पा रहे तो अपने ही यूट्यूब चैनल पे तमाम चीजें वो पोस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। तो जिस तरीके से अभी राहुल सर ने कहा कि नरेंद्र मोदी जो है वो अपने कामकाज को कहीं ना कहीं बढ़ा चढ़ाकर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, या यूं कहें कि कहीं ना कहीं लीपापोती करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्या राहुल गांधी वो करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं? नहीं, देखिए, इसमें कोई शक नहीं है। अगर विपक्ष की जहां तक सवाल आता है, और जिस तरीके से मैंने अभी कहा भी, और उतना ही सवाल लाजमी भी है, लेकिन मेरे मन में सिर्फ एक सवाल है कि आप किसी पे भी सवाल उठाएं, मोदी जी पे या फिर स्मृति ईरानी या किसी पे भी सवाल उठावें, बट लेकिन ये आप कैसे सोच लेते हैं कि आपके अकॉर्डिंग काम होगा। जैसे फॉर द एग्जाम्पल कि अगर हिंसा हुई तो अभी का भी इस्तीफा दे दो, अभी मोदी जी से मतलब कोई मुद्दा ठीक नहीं हुआ तो भाई मोदी जी अभी का भी इस्तीफा दे दो, मोदी जी ही जेल चले जाओ। ये कहने का मतलब आपके अकॉर्डिंग क्यों काम होगा। हाँ ठीक है, कानून व्यवस्था अपने जगह पे है, तौर तरीका अपने जगह। जैसे बृजभूषण का मामला ले लेते हैं, भाई मामला हुआ, फिर चार्जशीट दाखिल होती है तो उसका तौर तरीका है, फिर सुनवाई होगी, पेशी होगी, फिर जाके वो सलाखों के पीछे आएंगे। लेकिन आप जो सोच लेते हैं कि आज का आज गिरफ्तार हो, तो ये नहीं होने वाला। हाँ सर, आखिरी सवाल, क्या लगता है साल 2024 में किस पर जनता भरोसा जताने वाली? देखिए, मोदी जी हैं, मोदी योगी जी का चेहरा ही काफी है। मुझे लगता है कि 14 जीते, 19, 24 भी जीतने वाले हैं। आप क्या कहना चाहेंगे, क्या लग रहा है साल 2024 में कोई बदलाव होता हुआ देखा जाएगा, या फिर एक बार फिर से मोदी लहर देखने? देखिए, बिल्कुल आशिफ सर ने बहुत अच्छी बात बोली है कि 2024 से पहले चेहरे हमारे पास तैयार हैं, मोदी जी का और योगी जी का। और देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जो 24 का चुनाव है वो धर्म और जाति पर नहीं लड़ा जाना चाहिए। जो 24 का चुनाव है वो जाति या मजहब इन सब पे नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज हमारे देश में जो बेसिक बुनियाद चीजें, जो समझने वाली बातें, रोटी, कपड़ा और मकान, ये 3 चीज जरूरी है, और उसमें एक रोजगार भी आ जाता है। देखिए, ये 4 ऐसे मुद्दे, मैं कह रहा हूं कि सरकार किसी की भी हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, चाहे प्रधानमंत्री राहुल गांधी हो, चाहे मोदी जी हो, चाहे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, कोई भी प्रधानमंत्री हो, लेकिन उन्हें देश के बारे में सोचना पड़ेगा, युवाओं के बारे में सोचना पड़ेगा, अर्थव्यवस्था के बारे में सोचना पड़ेगा। और 24 का चुनाव देखिए बहुत सारे मुद्दों पर लड़ा जाना है। मैं थोड़ा सा बोलना चाहूंगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा हम देख रहे हैं चर्चाओं में, नई संसद भवन बनकर तैयार है, क्या यूसीसी का मुद्दा यहां पर उठेगा, है ना, जनसंख्या नियंत्रण बिल का भी मुद्दा है। इसके साथ ही आज हम देख रहे हैं कि संसद की शुरुआत होती है और मणिपुर के हिंसा से जो है पूरा माहौल वो जो है अगर हम कहें तो भभक जाता है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि सरकार को मणिपुर हिंसा पर अपनी बात रखनी पड़ेगी, जवाब देना पड़ेगा, और 24 के चुनाव से पहले अब ये जनता को तय करना पड़ेगा कि आप धर्म और जाति को सबसे ज्यादा ऊपर रख रहे हैं या रोटी, कपड़ा, मकान और रोजगार को। वाकई में देखिए, यहाँ पर काफी बड़ी बात जो है वो राहुल सर ने कही है, और इस वक्त यही सवाल लगातार उठता हुआ दिखाई दे रहा है साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर के। देश की जनता आखिरकार अब किस मसले पर वोट देने वाली है? देश और धर्म की मुद्दों को लेकर के यहाँ पर अपना वोट देती हुई नजर आएगी, या फिर जिस तरीके से कहा जा रहा है कि अब जो यूथ है या यूं कहें देश की जनता है वो कहीं ना कहीं अब सीधे सीधे रोजगार, या फिर यहाँ पर बात करें रोटी, कपड़ा, मकान जैसे मुद्दों पर जो सरकार बनाने की बात करेगा उसे वोट देती हुई नजर आएगी। बहरहाल, आपकी इस पूरे रिपोर्ट को लेकर क्या कुछ राय है कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। आज के लिए इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी ऐसी ही तमाम अपडेट्स के लिए आप सभी देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज। नमस्कार।